स्टार्टेड। अब आप ये बताओ, अगर मेरा z -1 से 1.98 तक लाई करता है, -1 से 1.98 तक इंक्लूडिंग दीज टू ऑल्सो, तो कहां से कहां तक का एरिया मुझे लेना होगा? ये -1 कहां पे होगा? इस साइड पे, जीरो के इस साइड पे कहीं -1 होगा, ठीक है। यहां मान लेते हैं -1 है, यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर, और 1.98 इस साइड पे होगा। ये ग्राफ फिगर होती है समझने के लिए। कौन सा एरिया कवर होगा? ये वाला सारा एरिया कवर किया जाएगा। जब आपको टेबल मिलेगा, टेबल तो मिलेगा नहीं, सीधा वैल्यू मिलेगी आपको तो एग्जाम में, तो आप बताओ आप टेबल में या एग्जाम में किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट करते हो? मैं आपको कौन सी वैल्यू दूं? जेड की बोलो, कौन सी वैल्यू दूं? एक तो 1.9 पे मैं आपको 8 दे दूंगा, और बोलो और कौन सी चाहिए? -1 तो नहीं मिलेगी, मैं तो आपको 1 दूंगा। वो एक ही बात होती है क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो जब मैं आपको 1 का एरिया 1 की वैल्यू दे दूंगा और 1.98 की वैल्यू भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप उन दोनों वैल्यू का क्या करोगे? ऐड ऐड करोगे, क्योंकि जो मैं आपको 1 की वैल्यू दे रहा हूँ वो 0 और 1 के बीच का एरिया है, और वही एरिया 0 और -1 के बीच का भी होगा। तो ये वाला एरिया दे दिया मैंने आपको, और मैंने आपको ये वाला भी एरिया दे दिया 0 से 1.98 तक का, तो आप दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। अब बताओ, अब बताओ, आपको 1 भी दूंगा और 1.98 भी दूंगा। अब ये एरिया तो नहीं है क्योंकि -1 तो है ही नहीं, अब तो 1 हो गया। चलो ऐसे ले लेते हैं, ये हटा दिया, देखो मैंने। अब 1 पे एक लाइन ड्रॉ सर करनी 1 पड़ेगी। को ये 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ कौन सा एरिया शेड करूं? ये वाला देखना, ये जो मैंने अब शेड किया है, क्या है? ठीक है? नो सर। नहीं, नो सर। कुछ नहीं, ये लगे हुए हैं ऊपर, मार्क्स से आवाज नहीं आती। तो ये वाला एरिया नहीं है। कौन सा एरिया है? 1 से ज्यादा और 1.98 से कम। तो आपको अब ये वाला एरिया शेड करना होगा। मैं आपको वैल्यू तो वही दूंगा, एक 1 और एक 1.98। अब ये आप क्या करोगे? जो 1.98 का एरिया होगा वो 0 से यहां तक का कंप्लीट एरिया होगा। हाँ, अब क्या बोल रहे हो? ऐसा दोबारा बोलो, क्या करेंगे दोनों वैल्यू को? 1.8 का जो एरिया है उसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 1 का। राइट, 1 से 1 0 से 1.98 वाला जो एरिया आपको मिलेगा, उसमें से आप 0 से 1 वाले एरिया को सिंपली माइनस कर दो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में? ये जो वैल्यू है ये आपको रेडीमेड मिलेंगी, ये आपको याद नहीं करनी है। टेबल मिलेगा या तो क्वेश्चन पेपर के साथ, जो अनएक्सपेक्टेड है तो मैं मान के चल रहा हूँ वैल्यू मिलेंगी। आज बाय मिस्टेक मैं गलती से आर डी शर्मा ले आया, वरना मुझे बुक लानी थी जो सीए फाउंडेशन की होती है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं परसों ना आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा। जो फिगर है उसको हमें क्या लिखना है? पूरी सिमेट्रिक लिखना है। हाँ, आपका जो बेल शेप फिगर होती है ना, एक तो क्वेश्चन ये पूछेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है। आपको 8-10 पॉइंट दिखा दूंगा, तो वो आपका कैसा कर्व होता है? बेल शेप कर्व होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है अबाउट z इक्वल टू 0 पे। z इक्वल टू 0 पे मीन की वैल्यू हमेशा 0 रहती है यहाँ पर। इसके अबाउट इधर और इधर ये सिमेट्रिकल होता है, 0.5 दोनों का एरिया होता है। पूरे कर्व के अंडर में जो एरिया है वो 1 होता है। सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है बस। अब मेरे ख्याल से स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो कभी पढ़ाई नहीं है आपको, तो आपको पूछेंगे नहीं इसलिए। मैंने आपको लेकिन नॉलेज के लिए लिखवा दिया था। नेगेटिवली स्क्यूड कब होता है? राइट से या लेफ्ट से? राइट टेल ज्यादा होती है, लेफ्ट टेल ज्यादा होती है? राइट टेल लिखवाया थे, लेफ्ट टेल। लेफ्ट टेल ज्यादा होती है। अगर लेफ्ट टेल बड़ी है राइट टेल से तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। राइट टेल अगर ज्यादा बड़ी है लेफ्ट टेल से तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और हम उसको स्क्यूड ही बोल देते हैं कि स्क्यूड है ये। अच्छा चलो, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसको आज वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम अपना शुरू कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद आपके बचे हैं छोटे मोटे टॉपिक, तो वो वाइंड अप करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। या मेरे दिमाग में एक और प्लान है, बताता हूँ, रुको मैं। अच्छा, अब ये और बता दो, z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। x जो रैंडम वेरिएबल होगा उसमें से मीन माइनस करेंगे, और डिवाइड किससे करते हैं? हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूला भी याद रखना है।
हमने लास्ट क्लास में इसके क्या कौन से क्वेश्चन किए थे? लास्ट क्लास तो हो नहीं पाई थी ना, उसके उसके लास्ट वाली जो की थी। मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवाई है आपको इसकी? नहीं करवाई, एक भी नहीं करवाई वर्ड प्रॉब्लम? श्योर नहीं करवाई? मुझे याद क्यों आ रहा है। हाँ जैसे ऐसा क्वेश्चन कराया था, वॉशर बन रहे हैं किसी कंपनी में, उसका डायमीटर इतना है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और? अच्छा चलो हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं वाला क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। लिखो, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% of the items, 7 7% of the items are under 35. 7% of the items are under 35 and 89% and 89% are under 63, are under 63. What are the mean and standard deviation? What are the mean and standard deviation of the distribution? सबसे पहले प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को समझने में, ये क्या है चीज? 7% क्या है और मैंने बोला अंडर 35 ये क्या है? परसेंट में जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको बोल रहा हूं अंडर 35, 7% आइटम 35 के अंडर आ रहे हैं। ये जो 35 है किसकी वैल्यू हो सकती है, अंदाजा लगा सकते हो? ये किसकी वैल्यू हो सकती है? ये फॉर्मूला है ना, ये पता ना ये पता। रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, करेक्ट। एक मिनट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अंडर 35, तो अंडर 35 का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू क्या है? 35 से लेस। और उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है जब 35 से लेस है एक्स? 7% है। कई बात पकड़ में आती है जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर हो गया क्या? यस। तो मैं कैसे लिखूंगा देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज अंडर 35, जब एक्स आपका 35 से कम है, तो ऐसी कितनी आइटम्स हैं? 7%। 7% को डेसिमल में करके बताओ। 0.07, यही हो गया ना? और फिर मैंने बोला आपको 89% आर अंडर 63, तो इसको कैसे लिखूं अभी? x लेस देन 63 इक्वल टू 89% मतलब 0.89। इतना क्लियर? अब आप एक काम करो, x की वैल्यू यहाँ 35 रखो, z निकाल लो, और एक बार x की वैल्यू 63 रखकर z निकाल लो। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को आप सेम रखेंगे, निकालना जरा। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को आप सेम रखेंगे। कुछ करना नहीं है आपको, बस वैल्यू पुट करके छोड़ देना है। देखो क्या करेंगे, एक मैं करता हूं एक आप करो, ठीक है? मैं करता हूं, x जब 35 से लेस है, तो 35 से लेस में इसने बोला अंडर 35, आपको इसमें इक्वल भी लेना है, क्योंकि लेस देन के लिए एरिया जब लेते हैं ना, तो वो लाइन वाला टच वाला एरिया भी आता है जो 35 के ऊपर होता है। आप इसको खाली लेस देन के लिए यूज कर ही नहीं सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ x 35 से लेस है, तो एरिया आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें 35 से लेस कौन सा एरिया लें? मान लो जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ये Z0 है, यहाँ पे Z1 है मान लो ये, और मैं आपको कह रहा हूँ मुझे एरिया चाहिए Z1 और Z0 के बीच में।
अब इसके बीच में चाहिए, तो एरिया तो ये वाला शेड हो गया। क्या एरिया इन लाइन को टच कर रहा है? कर रहा है। इस लाइन के ऊपर का भी ये जो एरिया आ रहा है वो भी लेना है, और इस लाइन के ऊपर जो एरिया आ रहा है वो भी लेना है। तो ये कभी भी लेस देन नहीं होगा, हमेशा इक्वल टू के साथ यूज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि लेस देन में कितना लेस देन, कौन सा एरिया लें, इस लाइन के बराबर में कितना आ जाए, कितना एरिया छोड़ें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमेशा आप इसमें इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आप देखो इसमें क्या कहना चाहता है वो, एक्स की वैल्यू जब 35 से लेस होगी तो उस टाइम जेड की भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना। जब एक्स 35 होगा तो जेड भी कुछ ना कुछ होगा। मुझे ये नहीं पता जेड कितना होगा। मैंने क्या किया, एक बार डायग्राम बनाया, ये जेड जीरो ले लिया, यहाँ पे मैंने जेड वन ले लिया। अब मैंने मान लिया जब एक्स 35 से लेस है तो उस वक्त आपका जो जेड वन है वो इससे लेस है। क्या ये एरिया 0.70 हो सकता है? ये वाला एरिया नहीं हो सकता है। ये वाला जो एरिया है ये 0.07 हो सकता है। और जब आपका एक्स 63 से लेस है, एक और बनाते हैं, तो मान लेते हैं वहां पे वैल्यू Z2 होगी। 63 से लेस जब x होगा तो आपका Z2 होगा ये। क्या ये एरिया 0.89 हो सकता है? ये वाला हो सकता है? हो सकता है? क्या बात कर रहे हो, आपने मुझे बताया था अभी ये पूरा एरिया 0.5 होता है, तो ये 0.89 कैसे हो सकता है? नहीं समझे मेरी बात। जब इधर का एरिया पूरा ही मिलाकर 0.5 होता है, तो दिखता है बच्चों को? हाँ। तो जब ये पूरा ही 0 होता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये 0.89 हो सकता है? नहीं हो सकता। नो सर। हाँ, इसका मतलब ये है इसके पीछे का एरिया इधर भी कवर हुआ है, तभी तो बनेगा 0.89। अब बताओ ये कितना एरिया है? 0.5 है। और अब ये कितना हुआ? 0.89। ये पूरा मिलाकर बोल रहा हूं मैं, मान ये वाला 0.5 है, हमको पता है। अब मुझे ये वाला बता दो। 0.39। 0.39, तभी तो बनेगा 0.89। और हम इसको जीरो पे रोक कर कह रहे थे ये 0.07 हो सकता है क्योंकि ये वाला एरिया 0.5 से कम है। ये इतनी बात सही में आती है। अब आप क्या करोगे, टेबल लोगे, टेबल तो मैं दूंगा आपको, चलो वैल्यू मैं दूंगा। आप पहले टेबल में जब टेबल खोलोगे तो आप पहले ये देखोगे 0.07 वैल्यू कहां पर लाई करती है इस एरिया की। z कितना होना चाहिए जिसमें वैल्यू 0.07 लाई करती है। फिर एक बार आप टेबल खोलोगे दोबारा से, फिर आप देखोगे 0.39 वैल्यू, ये नहीं देखोगे, ये तो 0.5 हो गया। ये वाला एरिया 0.39 Z2 की किस वैल्यू के लिए लाई करता है। टेबल जब खुलेगा तो बताओ क्या देखना है उसके अंदर हमें। एक तो ये एरिया Z1 की किस वैल्यू पे है, और एक 0.39 वाला एरिया Z2 की किस वैल्यू पे है। वो जो Z1 और Z2 की वैल्यू आ जाएंगी उन्हें फिर कहां रखोगे मालूम? उसे आप यहां रखोगे। पहली Z1 की वैल्यू जो आई, x को रखोगे 35, म्यू और स्टैंड डिविएशन में एक इक्वेशन बनेगी। फिर मैं आपको जो दूसरी वैल्यू दूंगा Z2 की, वो आप फिर से यहां रखोगे। इस बार x को कितना रखोगे? 63। फिर से आप क्या करोगे, म्यू और स्टैंड डिविएशन की एक दूसरी इक्वेशन बना लोगे, और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप मुझे म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। क्या इतनी बात सही में आई जो हम करने जा रहे हैं? ये अब बताओ मैं आपको कौन सी वैल्यू दूं, आप बोलो, वैल्यू में दे दूंगा। 0.07 वैल्यू नोट करो। 0.07 वैल्यू दी हुई है 1.48 पर। 1.48। और बोलो कौन सी वैल्यू चाहिए? 1.48। 0.39। 0.39। 0.39 एरिया दिया हुआ है 1.23। तो लेकिन हमें कैसे पता कि जो जेड की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा ही कवर हुआ होगा? देखो, अब हमें ना ये जो Z1 है ये हमें एरिया दिया हुआ है 0.07, खाली इतना एरिया दिया हुआ है। और x 35 से अंडर है मतलब छोटा है, तो हम Z1 पे एक लाइन ड्रॉ करके कह रहे हैं एरिया इधर है। हम इधर का पूरा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये पूरा क्यों नहीं लिया? अगर हम इस Z1 के पीछे का सारा लेते हैं
तो ये 0.5 और 0.07 मिलाकर पूरा बन जाएगा, ये 0.07 है। और अगर मैं इसको पूरा कवर कर लेता हूं तो ये एरिया 0.07 से काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 0.5 तो पीछे का भी ऐड हो गया। क्या मेरी बात सही में आई, मैं समझा पाया? इसमें मैंने क्या किया, जब मेरे को मालूम है 0.89 एरिया कवर करना है, Z2 से लेस एरिया लेना है, तो Z2 से लेस एरिया 0.89 सिर्फ ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पीछे वाला एरिया भी ऐड हुआ होगा, तब मिलाकर ये बना होगा 0.89, लेकिन Z2 की किसी लेस वैल्यू के लिए। ओके। अब आप मेरे को बता दो भाई क्या क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन आपकी हेल्प कर दूंगा मैं। मैंने आपको Z की दो वैल्यू दी है, जब एरिया 0.07 है तो मैंने आपको वैल्यू दी है 1.48, और जब एरिया आपका 0.39 है तब मैंने आपको वैल्यू दी है 1.23। तो मालूम आपने क्या करना है, अब ये रब कर दो, ये जो लिखा हुआ है दोनों, पहली वैल्यू कितनी है 1.48, एक्स कितना है 35 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरी वैल्यू कितनी है 1.23 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक काम कर सकते हो आप, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने से क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर वहां से निकल आएगी म्यू की वैल्यू, फिर म्यू की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालकर निकाल देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। थोड़ी कैलकुलेशन टाइम ले रही है, इसलिए अभी आप इस कैलकुलेशन को बाद में करना। आप इसके डिवाइड देखो ऐसे, ये डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया 148, नीचे रह गया 123, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया समझो। इधर क्या रह गया 35 माइनस म्यू, इधर रह गया 63 माइनस म्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, टाइम लगा के इसमें म्यू की वैल्यू निकाल लेना, और फिर म्यू की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखकर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड क्या डेविएशन की नेगेटिव आ वैल्यू। सकता है? अगर नेगेटिव आएगा तो आपको लिखना होगा रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन, मालूम क्यों, क्योंकि ये जो z है ना, हो सकता है नेगेटिव में हो, ये इधर हो, अब हमें नहीं पता चल रहा वो z किधर होगा, तो इसलिए हमने तो पॉजिटिव यूज कर लिया, हो सकता है यहाँ से म्यू नेगेटिव आ रहा हो, तो रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन। तो ऐसे स्टैंडर्ड कितना आ रहा डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है? है, आप अपनी बताओ। 152। नहीं ये तो नहीं आ रही, और कोई आंसर बताना। सर 111.5। किसकी वैल्यू बता रहे हो, सर स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन तो भाई इनका 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है आंसर में तो। सर यहाँ पे आपने डिवाइड क्यों किया? कांट भी सब्स्टिट्यूट में नहीं लगा सकते? एक ही बात है बेटा, वो लिखने के तरीके अलग अलग हैं, बात एक ही है, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो ना कि फर्स्ट इक्वेशन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल दो, वो बात एक ही, आना यही है। 1.1 आ रहा है या मैच नहीं होगा। अब इन्होंने कैलकुलेशन की तो ये, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पता नहीं चल रहा क्या किया है। मैं आगे चल रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सही में आ गया, मैं आंसर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी। आप अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इन अ सैंपल ऑफ 1000 आइटम्स, मैं आपको वही देता हूँ जो आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत हाईफाई नहीं देता। चलो, इन अ सैंपल ऑफ 1000 आइटम्स द मीन इज 450। In a sample of 1000 items, the mean is 150, sorry, 450. Mean is 450 and standard deviation 15, 15. Standard deviation 15. Assume the distribution is normal. Assume the distribution is normal, comma, find the number of items. Find the number of items between 40 and 60. 40, 40 and 60. ये वाला करके दिखाओ, चलो सिंपल वाला स्टैंडर्ड दिया है। डेविएशन 15 था ना? हाँ 15, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15।
मीन 450, स्टैंड डेविएशन 15, 1000 आइटम्स हैं सैंपल में, तो आपको बताना है कितनी आइटम्स हैं बिटवीन 40 एंड 60 केजी, बिटवीन 40 एंड 60। आप जो वैल्यू बोलोगे मैं आपको टेबल से दे दूंगा। सर जेड की वैल्यू कभी पॉइंट्स में आ सकती है? जेड की वैल्यू, हाँ क्यों नहीं आ सकती पॉइंट में। सर 27.3 आ रही है इसकी। अच्छा रुको, मैं आपको फिर एरिया खोल के देता हूँ, टेबल खोल रहा हूँ तो कोई दे रहा फोन में। तो 40 की चाहिए और 60 की। अच्छा एक मिनट, जेड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है दोनों? हाँ तो आ सकती है, दोनों इधर आएंगी, जेड इक्वल टू 0 से। बोलो जी क्या देखना है। 27.3 की वैल्यू, जेड 27.3 आ रहा है। जेड की 6.6 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है इसका? 36.6। आप कुछ बस सही बता रहे हो, जेड की वैल्यू हाँ एक्स तो 40 और 60 के बीच में है, यही आ रहा है। एक्स 40 है। अच्छा मीन कितना बोला था मैंने आपको? 450, और स्टैंडर्ड डेविएशन था 15। ठीक कह रहे हो भाई आप। ये कितना आ रहा डिवाइड करके? ये -27.33। जेड की वैल्यू मैक्सिमम 1.9 तक जाती है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनना जरा। इन अ सैंपल ऑफ 1000 आइटम्स, mean is 450, standard deviation is 15, assuming the normal distribution is, find the number of items between 40 and 60। ये तो ठीक है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, इतनी जेड की वैल्यू तो आती नहीं है 27.33। सर ये 1000 आइटम्स क्या है यहाँ पे? ये तो 1000, हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, जब जेड से एरिया देखेंगे वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 1000 से, तो नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे फिर। कुछ गड़बड़ है भाई। ये 27.33 आ रहा है, 2.7 तो नहीं आ रहा। एक काम करो, मीन को 45 यूज करो, 450 मत करो। आप मीन को ना 45 यूज करके आप बताओ, करेक्शन कर लो क्वेश्चन में मेरी तरफ से। मीन को 45 ले लो, मीन 45, स्टैंडर्ड डेविएशन 15। अब बताओ जेड की क्या वैल्यू आ रही है? -0.9। डिवाइड कर लो ना, कैलकुलेटर से कर लो। -5/15 हो गया ना, तो -1/3 हो गया, तो -0.33 ले लेते हैं। ठीक है, अब z की दूसरी वैल्यू बताओ, 60 रखकर 1। अब आप जो मेरे को बोलोगे मैं टेबल से आपको वो दे दूंगा, बाकी सब काम आपको करना है। 0.3 में 3 और 1, ठीक है। 0.3 में 0.33 नोट करो पहले, 0.6293। एक मिनट रुको, टेबल सही खोला हुआ है ना मैंने? एक मिनट, क्या बोला था आपने? 0.33।
सॉरी 0.1293, वैल्यू ठीक कर लेना 0.1293, वो टी टेबल खोला हुआ था एक्चुअली मैंने। 0.1293 और बोलो कौन सी वैल्यू चाहिए? 1 चाहिए। 1.3413, 1 पे z की z इक्वल टू 1 पे एरिया है 0.3413। अब इसके आगे आप कर लो, मैंने वैल्यू दे दी आपको। सर 0.3 पे 1293। हाँ 0.1293, 0.33 पर 0.1293 है, मैं लिख देता हूँ। 470.6 और यहाँ पर आ रहा है, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 3413 यही है ना? हाँ, ये मैंने आपको एरिया दे दिया दोनों। अब आप देख लो इसमें क्या करना है। आपका आंसर क्या रहा है केतन? 470। हाँ चल जाएगा, वैसे इसमें 471 दिया हुआ है, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हमने इसको ना 0.33 मतलब अप्रॉक्स करके लिया हुआ है। भाई बाकी लोग बताओ। 0.6 भी है ना। अब क्या करना है इसके बाद? सर एक्स की सॉरी जेड 471। आ गया 471। अब क्या करोगे जल्दी बताओ भाई मेरे को। नहीं, इसको मतलब थोड़ी करोगे 1000 से। हाँ, अब जो आंसर आया पहले उसके लिए आपको एक बेल शेप फिगर बनानी है। जेड की दो वैल्यू बोलो क्या क्या है जो अपने पास थी अभी, क्या क्या थी? -0.33 इधर हो गया और 1 इधर हो गया। कौन सा एरिया शेड करूं इसमें? ये वाला सारा एरिया शेड हो गया है ना। अब ये वाला एरिया मैंने आपको दे दिया 0.1293 और ये वाला एरिया मैंने आपको दे दिया 0.3413। आपने दोनों को प्लस कर लिया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है फाइनल वाली। कितनी आ रही है प्लस करके? ये 6.4706। 0.4706 आपकी प्रोबेबिलिटी है अगर आपका आइटम 40 और 60 के बीच में है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने एक्सपेक्टेड हैं? 1000 आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो कितने हो गए? 470.6। तो 470.6 का मतलब 471। जब ये 0.5 से ज्यादा हो जाएगा तो राउंड ऑफ करके इसको 1 कर देंगे। अगर ये 0.4 है या 0.3 है या 0.2 या 0.1 है तो 470 रहने देंगे, जैसे एस्टिमेशन होता है। बोलो भाई क्लियर है तो अगला क्वेश्चन बोल दूं? यस। क्लियर है क्वेश्चन? लिखो अगला। In an aptitude test, in an aptitude test, 1000 candidates appeared. In an aptitude test, 1000 candidates appeared. Mean score 42. Mean score is 42. And standard deviation 24. Standard deviation 24. Find number one, number of candidates who scores exceed 60. Find the number of candidates who scores exceed 60. इसका सेकंड पार्ट भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स whose scores lie between whose scores lie between 30 and 60, 30 and 60। करो भाई, मैं आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू दूंगा, एरिया दूंगा मैं आपको, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व करना। बोलो। सर मीन की वैल्यू कितनी थी? एक मिनट, मीन दिया था मैंने आपको 42, मीन 42 दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 24। शिवम एक बार और बोलो। सर 0.75। अच्छा, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, बाकी आप देखो। 0.2734,
तो 27 आस्था अपनी वैल्यू बोलो क्या देनी है, मैं आपको वही वैल्यू दूंगा जो आप पूछोगे। 0.75। 0.75 ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से लिख लो वैल्यू। 0.2734, 0.2734, 0.33 वो तो पहले वाला एरिया हो जाएगा, फिर भी ले लो चलो दोबारा से। 0.33 में आ रहा है आपका 0.1293, 0.33 पे जो एरिया है वो 0.1293 है। फर्स्ट आंसर इज 227। 227 ओके, मतलब वो कैंडिडेट जिनका स्कोर 60 से ज्यादा है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, आज तक कितना बताया आंसर? 227। आज तक आ रहा है 227। शुभम कितना आ रहा है तुम्हारा? 273। 227 करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 227 आ रहे हैं। 0.5 का बता दो। 0.5 पे एरिया बता देता हूँ आपको। 0.5 पे एरिया है 0.1915, 0.75, 0.75 पे एरिया है 0.2734, तो 0.5 पे कितना था? 0.5 पे एरिया नोट करो 0.1915, 0.5 पे एरिया बोला है मैंने। हाँ, और 0.75 पे एरिया फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनो, 0.2734। और उसका हो जाएगा 465। ये आंसर गलत आ रहा है इसका। क्या मतलब मुझसे कुछ पूछ रहे हो? ये बिटवीन ही है ना? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो आप मुझे पॉइंट में नहीं बता सकते ना। 4650 कैंडिडेट्स, प्लस 465। आंसर मैच नहीं हो रहा ना इसमें, बुक से मैच नहीं हो रहा। आप लोग भी ये कह रहे हो, इधर बच्चे भी ये कह रहे हैं ऑनलाइन वाले। कौन सा आंसर बता रहे हो? बिटवीन 30 एंड 60 वाला एक बार कर लेते हैं चलो। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, क्योंकि आप सबका एक जैसा आ रहा है। सर 0.5 की वैल्यू 0.1915 है ना? मैं फिर से बता देता हूँ आपको, किसकी वैल्यू पूछ रहे हो, फिर से बताओ। 0.5। 0.5 की जीरो है ना, 0.5 में जीरो, खाली 0.5 पूछ रहे हो ना, तो यस। 0.1915 बोलिए मैंने, सर 0.1915। और 0.75 पे फिर से चेक कर लो वैल्यू, 0.2734। चेक कर लेते हैं भाई एक बार, फिर गड़बड़ क्यों आ रहा है। मतलब पीछे जो बुक में आंसर है ना वो 533 दिया हुआ है, 465 आप बता रहे हो। अच्छा, एक्स को एक बार 30 ले लेते हैं। मीन कितना दिया था मैंने? और स्टैंडर्ड डिविएशन -12/24 -1/2 -0.5। ये कितना आ रहा है? 0.75। 0.75 ठीक है। तो अब एरिया मैंने आपको दे दिया, इसका एक बेल डायग्राम बना लेते हैं। -0.5 यहाँ पे होगा और 0.75 यहाँ पे कहीं होगा। ये सारा एरिया है, ये लिया है ना आप सबने भी तो। ये वाला ये कितना बोला था मैंने एरिया? 0.1915। 0.1915। और ये कितना बोला है मैंने? 0.2734। ठीक है, इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 0.4649।
0.464 आप ठीक कह रहे हो भाई बिल्कुल। और 1000 कैंडिडेट है तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 464.9 465 कैंडिडेट्स हो गए। तो इसका मतलब भाई कुछ गड़बड़ है इस आंसर में भी। इसका आंसर मैं आपको बताऊं, पहले वाले का तो ठीक है 227 आ रहा है, दूसरे वाले का कह रहे हैं 533 आ रहा है, तो रॉन्ग है हमारा, ठीक है 100% ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1000 लाइट बल्ब्स 1000 लाइट बल्ब्स 1000 light bulbs with a mean life of 120 days 1000 light bulbs with a mean life of 120 days are installed in a new factory are installed in a new factory. Their length of life is normally distributed. Their length of life is normally distributed with standard deviation 20 days. With standard deviation is 20. How many bulbs? 20 days. How many bulbs will expire in? How many bulbs will expire in less than 90 days? Less than 90 days. हाँ जी बताएं, जो वैल्यू चाहिए बता देना, मैं दे दूंगा। 1.5 चाहिए। पॉइंट 4,332 वैल्यू मैंने दे दी है। कितने बल्ब्स? 433 बल्ब्स। 433 1000 में से 90 दिन से पहले फ्यूज हो जाएंगे 430। देख लेते हैं। सिक्सटी 66 बल्ब आ रहे हैं खाली। काफी फर्क है केशव और तुम्हारे आंसर में। कहाँ 66 और कहाँ 433 बल्ब। सर मेरा भी 433 आ रहा है। आपका 133 आ रहा है। सर 433। अच्छा 433 आ रहा है। और कोई? सर 67 हो जाएगा। चेक करें एक बार, ये फिर से वेरिएशन आ रहा है। इधर तुम्हारा और केतन का मैच हो रहा है, केशव और केतन का। अच्छा ये बता दो, एक्स कितना लिया है? ठीक है, मीन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 20 -30/20 कितना हुआ? -1.5। ठीक है, 1.5 पे मैंने एरिया आपको दे दिया है। आपने इसका बेल शेप फिगर बना ही लिया होगा। आप मुझे ये बता दें कौन सा एरिया शेड करना है। ध्यान से सोच के जवाब देंगे। एरिया ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, या ये पूरा इतना करना है? लेस देन 90 डेज कौन सा एरिया शेड करूं ये बताओ ना। -1.5 और 0 के बीच में। ये एरिया निकालना है भाई। अगर x आपका लेस देन 90 है तो z भी तो उसके अकॉर्डिंग 1.5 -1.5 से लेस इधर ही तो जाएगा। ये एरिया चाहिए। और मैंने आपको टेबल से कौन सा एरिया दिया है अभी जो आपको बोला है मैंने? सर लेकिन 1.5 तक का एरिया चाहिए ना, नहीं तो। मैंने आपको ना ये वाला एरिया दिया है। ये एरिया मैंने आपको कितना दिया जरा बोलना, तो दोबारा देखना पड़ेगा। 0.4332। अब आप बताओ ये एरिया कैसे निकलेगा? मैंने तो आपको ये दे दिया।
0.5 में से माइनस करके। तो 0.5 में से ये एरिया माइनस करते हैं, 0.668 एरिया हो गया। अब 0.668 एरिया मतलब ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके अब बताओ कितने बल्ब आ रहे हैं। 67 ये आंसर दिया हुआ है। सर लेकिन एक डाउट है, हाँ, अब पूछो आस्था क्या कह रहे थे। तो 1.5 बीच का मतलब ये ना कि लेस देन 90। हाँ, 1 पॉइंट देखो, जब हमारे बल्ब 90 डेज से लेस में आपके फ्यूज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो एक्स आपका 90 हो गया। अब जब एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू 90 होगा, तो आपका उस वक्त जेड किससे लेस देन होगा? आपका जेड उस वक्त -1 पॉइंट से लेस होगा। इसके अकॉर्डिंग यही तो बनेगा। अगर एक्स आपका, मैं फिर से लिख के बताता हूं, अगर आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 90 डेज है, तो आपका z इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? -1.5 आ रहा है। तो z भी आपका लेस देन होना चाहिए -1.5 से। तो -1.5 आपने पहले बेल डायग्राम पे प्लॉट करा और उससे लेस एरिया फिर पीछे का सारा ये कवर कर लिया। आस्था नहीं आया सही में? आगे तो आपके बल्ब आ रहे हैं 67, 433 नहीं आ रहे। ये जनरली गड़बड़ हो जाती है। हम ये वाला एरिया ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। इसलिए बेल शेप फिगर बनानी कंपलसरी है। फिर से ट्राई करो। The weights of 2000 gorillas. The weights of 2000 gorillas are normally distributed. Are normally distributed with mean 155 kg. With mean 155 kg and standard deviation 20 kg. Find the number of gorillas with weights greater than or equal to 200 kg. 200. ग्रेटर Find देन the greater than or equal to 200 kg. कितने गोरिल्लाज एक्सपेक्टेड होंगे जिनका वेट 200 और 200 से ज्यादा हो? अब निकाल के बताओ। अच्छा, वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। दोबारा पूछना किसकी पूछी? कुछ गड़बड़ है। मेरे पास z मैक्सिमम 1.9 तक है। श्योर? लिखो वैल्यू। सही कह रहे हो, मेरे पास अदर टेबल है। 2.25 ये पूछ रहे हो ना? यस रुको, बहुत छोटा छोटा है ना, फिर देखने टाइम लग रहा है। 0.4878। 0.4878। नंबर ऑफ गोरिल्लास बता दो मुझे कितने आ रहे हैं। 976। सर 24। इधर केतन ने मुझे आंसर बोला है 24 और आप बोल रहे हो 976। 244। एक और आंसर आया आस्था का। आस्था कितना आंसर है? 244। 244। मेरे पास 3 आंसर इकट्ठे हो गए हैं।
आप कितना कह रहे थे? 976 और 244। 3 आंसर है एक ही क्वेश्चन के। 85 कौन सा वाला सही है? 976 ओके, लिख दिया है मैंने। 25 भी है आंसर और ये भी आंसर है, तो कोई दोनों में से एक ही तो होगा, दो क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। दो जिनका वेट 200 किलो से ज्यादा है, इतने गोरिल्लास, तो या तो 976 है या 25 है। हम कहते हैं कि दोनों है। 976 को लॉक करें। कितन अपना आंसर एक बार और बोलना। 24। तो मैं आपको बता दूं, आप में से सिर्फ और सिर्फ केतन का आंसर ठीक है। आंसर 24 है। आप गलत क्यों कर रहे हो? क्या चीज ऐसी हो रही है जो बार बार गलत हो रही है? मेरा ये ईयरपॉड्स की देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे? x की वैल्यू 200 रखोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप x की वैल्यू 200 पुट करके पहले z निकालोगे। मीन बोलो कितना है? 155 स्टैंडर्ड डेविएशन 20 20। सिंप्लीफाई करोगे कितने बचे? 2.25 45 ऊपर बचा, नीचे 20। 5 से डिवाइड किया, 9/4। 9/4 हो गया 2.25। अगर आप बेल शेप फिगर नहीं बना रहे हो तो गलत होने के चांस होते हैं। अब आपने बेल शेप फिगर बनाई, z को प्लॉट किया। अब आपने ये देखा कि x 200 से ज्यादा है या 200 से कम है। आपका x 200 से ज्यादा है, तो आपका z भी किससे ज्यादा होना चाहिए? 2.25 से ज्यादा। उधर का सारा एरिया, अगर x 200 से ज्यादा होगा तो z भी तो इससे ज्यादा बोलोगे ना आप मेरे को। और जो मैं आपको एरिया दे रहा हूं बुक में से ढूंढ कर, वो कौन सा एरिया दे रहा हूं मैं आपको? मैं आपको ये वाला एरिया दे रहा हूं। ये वाला एरिया हमेशा यही होता है एरिया। 0 से यहां तक का एरिया होता है। कितना दिया मैंने आपको ये एरिया? 487 4878 दे दिया है। चलो 4878 दिया है। अभी ये एरिया कैसे निकलेगा फिर आपका? 0.5 में से माइनस करोगे, वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी अब उसको मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, तो 24 गोरिल्ला आ रहे हैं। आया समझ में? इसलिए ना बैल शेप फिगर जरूर बनाओ, उसी से पता चलेगा कौन सा एरिया। अच्छा, मैंने वैल्यू गलत दे दी। multiplication गलत किया तुमने क्या गलत किया आस्था? सर। मल्टीप्लिकेशन इनटू 2000 वाला 2000 गलत दे दिया। बताइए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वैसे आपका? होपफुली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है इस टॉपिक को, तो बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। फिर भी मैं परसों आपके 10 मिनट जरूर लूंगा। इसको छोटी सी बतानी है मेरे को, भी मैं लिखवा दूंगा पॉइंट्स को, याद कर लेना अपने एग्जाम के लिए। और हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे परसों। एब्सेंट मत होना, मैं इंडेक्स नंबर काफी सारा आपको परसों समझा दूंगा। अच्छा एक बार बताओ भाई, टाइम कुछ आगे पीछे कर सकते हो आप लोग? केशव की प्रॉब्लम है एक्चुअली भाई, देखो जनवन आगे हो सकता है, पीछे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब 5 से 6 हो जाए, क्योंकि जब आप लोग यस बोलोगे तो फिर मैं अपने 5 से 6 वाले बैच से पूछूंगा कि वो इस टाइम हो सकते हैं। नहीं, एक कैंडिडेट अट गया। इधर बताओ, आस्था, आदित्य, अनंत, ईशान, जानवी, जानवी, चेतन, नीलिमा। Yes, sir. 5 to 6. No problem. यस सर। आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? श्योर? नीलिमा, No. चेतन? Yes, sir. No problem. अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं इधर बात कर लेता हूँ, आप लोग रिलीव कर लो आराम से, आप रिलैक्स कर लो, मैं एंड कर देता हूँ, इधर बात करता हूँ मैं।